नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि है लाइट। जी हाँ, लाइट हम लोग सब लोग परिचित है। लाइट ना हो तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। वो कहते हैं ना, अंधे को बाइस्कोप दिखाना, तो वो वाली बात हो जाएगी कि लाइट ना हो तो हमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा। अब ये एक सवाल होता है कि आखिर मैं आपको और आप मुझे देख कैसे पा रहे हैं। तो फिलहाल तो आप कैमरे में देख रहे हैं, लेकिन होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर बनता है, हमारी आंखों के रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तब जाकर के हम उसको देख पाते हैं। और ये भी जान करके आपका आश्चर्य होगा दोस्तों कि वो जो प्रतिबिंब बनता है, वो जो इमेज बनता है हमारे रेटिना पर, वो भी उल्टा इमेज बनता है। उल्टा इमेज बनता है क्यों? क्योंकि हमारे आंख का जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनता है वो मैक्सिमम टाइम कैसा बनता है? उल्टा ही बनता है, इन्वर्टेड ही बनता है। अब उल्टा बनता है तो भैया हमें तो सामने वाले का पैर ऊपर और सर नीचे दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम उसको एकदम बराबर देख पाते हैं, एकदम सीधा देख पाते हैं? तो उसका कारण है, हमारा जो मस्तिष्क है उसमें एक पार्ट होता है जो कि वहां से इमेज को सीधा कर देता है, ठीक है। हमारा मस्तिष्क जो है वो सीधा कर देता है और इस कारण से हमें सीधा दिखाई देता है। तो आंख से, आंख के रेटिना से जो आपका नर्व सेल्स होता है वो मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क जो है वो उस इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। तो ये कारण है। अब इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई प्रकाश में और भी कुछ पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको इस वीडियो में केवल वही बातें बताने वाला हूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में हम ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, हम केवल आपको नेचर ऑफ लाइट बताएंगे। इसके अलावा हम चलेंगे रिफ्लेक्शन की ओर, प्लेन मिरर पर चलेंगे और वहाँ पर मिरर का फॉर्मूला देखेंगे। उसके अलावा फॉर्मूला के बाद हम लोग चलेंगे प्लेन मिरर में इमेज किस प्रकार का बनता है, उसका नेचर क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो इतनी सारी बातें आप 10 से 12 मिनट में समझने के लिए तैयार हो जाइए। और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। क्योंकि लाइट चैप्टर में पूरा पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स का और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, क्योंकि इससे हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट यदि देखें, यानी कि प्रकाश की प्रकृति की यदि हम बात करें नेचर ऑफ लाइट की, तो 2 प्रकार का नेचर होता है लाइट का, समझे। पहला जो नेचर होता है वो होता है पार्टिकल नेचर। जी है, पार्टिकल नेचर, ठीक है। मतलब प्रकाश जो है एक कण के रूप में आती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सूरज भगवान है, सूरज देवता, सूर्य देवता, ओम श्री सूर्याय नमः। तो सूर्य देवता है यहाँ पर। अब यहाँ से लाइट आ रही है तो इस प्रकार का बीम आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बीम है। अब इस बीम में जब आप एक काम करिएगा, आप एक अंधेरे कमरे में जाइएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग आप में से गांव में होंगे तो उनका घर छप्पर का होगा, और अगर नहीं भी होगा तो बहुत सारे लोग छप्पर वाले घर में जरूर गए होंगे, या फिर छप्पर वाले घर में नहीं तो कम से कम अंधेरे कमरे में तो जरूर गए होंगे। और खिड़की या फिर कहीं से भी जरा सा लाइट आने का छोटा सा छेद होना, तो फिर आप देखिएगा दोपहर के टाइम में जो लाइट आती है वहां से वो एक रेखा में आती है, एक बीम बनाती हुई एक रेखा में आती है। और उस रेखा में ना आपको छोटे 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 पार्टिकल्स दिखाई देंगे। वो पार्टिकल्स लाइट के नहीं होते, वो पार्टिकल्स धूल कण के होते हैं। लेकिन उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकाश का पार्टिकल नेचर, लाइट का पार्टिकल नेचर किस प्रकार का होता है। तो वही यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स के रूप में आप लाइट को देख रहे हैं, ये वही है, ठीक है। तो इस प्रकार से लाइट जो है वो पार्टिकल के रूप में आता है। और जब ये पार्टिकल के रूप में आता है तो इसके कणों को क्या कहते हैं? इस पार्टिकल्स को कहते हैं फोटोन, ठीक है। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और इसी का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? फोटोमेट्री कहते हैं। फोटोमेट्री कहते हैं। हम लोग आपस में जब कैमरा से अपना पिक्चर क्लिक करते हैं आप, तो उसको भी क्या कहते हैं? फोटो कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना प्रकाश के
वो तस्वीर खींचना संभव नहीं है ना। बिना प्रकाश के कभी तस्वीर खींच करके देखें? वैसे वो कैमरा आता है फ्लैश वाला, बिना फ्लैश जलाए हुए तब खींच करके देखिएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये है आपका फोटोन, ठीक, पार्टिकल नेचर। दूसरा जो नेचर होता है, जो एडवांस्ड थ्योरी है, वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में प्रकाश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट सूरज से जो आता है वो तो व्हाइट लाइट ही होता है, और ये है आपका प्रिज्म, ठीक है, ये व्हाइट लाइट है और इधर से आपका ये प्रिज्म है, ठीक। अब ये प्रिज्म से होकर के जब व्हाइट लाइट गुजरती है तो हम लोग जानते हैं कि ये 7 रंगों में टूट जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं विबग्योर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? VIBGYOR, ठीक है। विबग्योर का आपको फुल फॉर्म बताने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, बाकी मैं बता देता हूँ। V फॉर क्या होता है? वायलेट होता है। I फॉर क्या होता है? इंडिगो होता है। B फॉर क्या होता है? ब्लू होता है। G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और रेड फॉर R फॉर रेड, आप तो जानते ही होंगे, है ना। तो विबग्योर, ये जो आपका 7 रंगों में ये व्हाइट लाइट बट जाता है, इसको हम लोग विबग्योर से डिनोट करते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो अपना विजिबल एरिया होता है, ठीक है। इसी प्रकाश को हम लोग देख पाते हैं और इसीलिए इसको दृश्य प्रकाश या फिर विजिबल लाइट कहते हैं, ठीक है। और विजिबल लाइट जो होता है उसका जो वेवलेंथ होता है, यहाँ पर जब हम देखते हैं विबग्योर को देखते हैं तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होता है वो रेड का होता है। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का होता है। और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वायोलेट का होता है। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों में एक अंतर होता है। सबसे पहले तो आप समझिए कि वेवलेंथ आखिर होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग वेवलेंथ के बारे में देखें तो मान लिया कि ये आपका वाई एक्सिस है और ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। और इस प्रकार से प्रकाश जो है वो वेव के रूप में जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से प्रकाश वेव के रूप में जा रहा है। तो ये जो आपका टॉप का पोर्शन पहला है और ये जो टॉप का पोर्शन दूसरा है, दोनों के बीच का जो लेंथ होता है इसी को कहा जाता है वेवलेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से, ठीक है। तो ये जो आपका टॉप का पोर्शन है और ये जो आपका टॉप का पोर्शन है, हिंदी में इसको शीर्ष कहा जाता है। तो दो शीर्ष, या फिर इसको कहा जाता है बॉटम या फिर गर्त कहा जाता है, ठीक है। तो दो शीर्ष या फिर दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं और लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तरंग दैर्घ्य, इसको हिंदी में कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। आप लोगों ने सुना भी होगा तरंग दैर्घ्य, ठीक। अब तरंग दैर्घ्य जो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसे मान लिया कि मैं यहां से वहां चल करके जा रहा हूं, आपको जब पढ़ा रहा हूं तो यहां से वहां तक चल करके जा रहा हूं ना, चल करके जा रहा हूं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैं जितनी बार अप डाउन यहां से वहां लेफ्ट से राइट कर रहा हूं, उसी को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, अगर साधारण शब्दों में समझे तो, ठीक है। अब जैसे आपको जब पिटाई लगती होगी, जब डंडा पड़ता होगा, तब आप भी देखते होंगे अगर ठंड है ना तो जो मारने वाला है उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बढ़ जाता है, तो तर 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 तर, तर आपको लगते जाता है। और जब गर्मी होती है तो क्या होता है, क्योंकि हाथ तो थरथरा रहा नहीं होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे करके मारता है ना। अगर आप खूब बहुत ज्यादा गलती करें तो बस थप्पड़ पर थप्पड़ लगते जाता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। मतलब 1 मिनट में और बस लगता चला गया 60 थप्पड़, तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। अब 1 मिनट में कोई 20 थप्पड़ मारा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। अब शायद आप समझ गए होंगे। या फिर अगर कोई घर में पूजा पाठ करने वाला हो और सुबह सुबह ठंडा के टाइम में ना जब वो घंटी बजा रहा हो, ठीक है, तो देखिएगा अपने आप टन 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 बजता रहता है, एकदम हाथ हिल रहा है और बज रहा है घंटी, है ना। जब गर्मी का टाइम होता है तो ठंड की वजह से हाथ तो हिलता नहीं है, तो वो आराम से टन 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 आराम से बजाते हैं ना। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना तेजी से कोई चीज काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जैसे यहां से यहां तक जो आपका ये जा रहा है, ये देख सकते हैं आप, यहां से शुरू हुआ और यहां तक गया। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यहां से यहां तक जाने में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगा होगा ना इस वेव को बनाने में, है ना। तो ये जो टाइम पीरियड है
एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना दूर तक ये जा सकता है और ये अप डाउन जो कर रहा है वो कितनी बार कर रहा है, इसी को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। और यह जो होता है वेवलेंथ का उल्टा होता है। तो यदि हम लोग देखें, अब हम लोग आते हैं वेवग्योर में, तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि रेड का वेवलेंथ जो होता है सबसे ज्यादा होता है, वायोलेट का सबसे कम होता है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे कम होगी और वायोलेट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। आई बात क्लियर? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जहां थे वो है विजिबल एरिया। तो विजिबल एरिया का जो तरंग दैर्घ्य होता है, जो आपका वेवलेंथ होता है, वो 400 न्यूटन मीटर से लेकर 700 न्यूटन मीटर तक होता है। 400 न्यूटन मीटर से 700 न्यूटन मीटर तक। अगर इसी को हम एंगस्ट्रम में बदलें तो यह जो होता है एंगस्ट्रम में 400 से लेकर और 650 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। कुछ किताबों में आपको आगे पीछे भी थोड़ा बहुत मिल सकता है, ठीक है। तो ये न्यूटन मीटर में आप याद रखिए, ठीक। अब इसके जो इधर का पार्ट है, ये तो आपका विजुअल रे हो गया, ठीक है। अब इससे ज्यादा, इससे शॉर्ट वेवलेंथ में यदि हम लोग जाते हैं, ये आपका वायोलेट है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे शॉर्ट वेवलेंथ है, सबसे कम वेवलेंथ है। और इससे भी कम में हम यदि जाते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं अल्ट्रा वायोलेट रेज में, और उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं गामा रेज में, गामा एक्सरे में, ठीक है। और इससे यदि हम लोग ज्यादा जाए, यदि हम लोग लॉन्ग वेवलेंथ में जाए, रेड से भी ज्यादा लॉन्ग वेवलेंथ में जाए, तब हम लोग पहुंचेंगे पहले इंफ्रारेड लाइट में और उसके बाद इंफ्रारेड रेडियो वेव्स के पास पहुंच जाएंगे। तो ये जो है आपका दोस्तों, यह आपका है ये जो विजुअल एरिया से शॉर्ट वेवलेंथ हो या फिर लॉन्ग वेवलेंथ हो, इन दोनों एरियाज में जो भी लाइट होगा उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना होगा, ठीक। इसके बाद आपको याद रखना है कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और इसके लिए आप लोगों ने बचपन में या फिर एनसीईआरटी में आप लोगों ने एक पढ़ा होगा कि इस प्रकार से एक गत्ता होता है, एक गत्ता होता है, इसके बीच में एक छेद कर दिया जाता है और इधर से आपका टॉर्च लाइट से प्रकाश बाहर आ जाता है ना, इस प्रकार से प्रकाश जाती है, ठीक है। और यहां से जो निकलती है, चूंकि ये गत्ता टोटल आपका ओपेक है, मतलब पारदर्शी नहीं है, गत्ता के आर पार लाइट नहीं जा सकती है, तो केवल कहां से जाएगी, इस छेद से जाएगी। और यहां से जो लाइट निकलती है वो आप देखेंगे कि एक सीधी रेखा में जाती है। तो ये प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा होगा और इस प्रयोग से साबित होता है कि लाइट जो है वो हमेशा सीधी रेखा में जाती है। तो यह भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा प्रकाश का परावर्तन देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश का परावर्तन यदि हम लोग देखें, आते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन पर, ठीक। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, यहां से कुछ रोशनी निकल रही है, ठीक। यहां से कुछ रोशनी मान लिया निकल रही है, ठीक। अब ये यदि किसी वस्तु पर टकराएगी, ये अगर किसी वस्तु पर टकराती है तो यहां से क्या होगा, ये वापस लौट जाएगी, ठीक है। चूंकि ये सीधी रेखा में जा रही है और 90 डिग्री पर यहां पर बन रही है, तो यहीं से लौट जाएगी वापस, ठीक। तो इसी को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा सा कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं एक बार फिर से इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, ठीक। तो आते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं मैं, उसके बाद आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक। प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो मान लेते हैं कि ये एक मिरर है, ठीक है। ये एक मिरर है जिसका ऊपर वाला जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, वो आपका परावर्तक सतह है, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्टिंग प्लेन है, ठीक है। और नीचे वाला जो आपका सतह है उस पर पेंट किया हुआ है। जैसे आप मिरर भी देखते होंगे ना, तो पीछे से देखते होंगे कि गत्ता लगा हुआ होता है, या फिर गत्ता को हटा दीजिए तो पेंट किया हुआ रहता है। जो आपके घर में मिरर होता है जिसमें आप अपना चेहरा सुंदर सुंदर देखते हैं ना, तो उसमें भी आप देखेंगे तो पीछे से क्या होता है, पेंट किया होता है और उसके ऊपर से गत्ता चढ़ाया होता है, ठीक है। अगर वो गत्ता हटा दे, पेंट हटा दे, तो क्या होगा, लाइट उससे होकर के गुजर जाएगी, ट्रेवल कर जाएगी और वहां पर रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि एक तरफ क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, या फिर कलई करना इसको कहते हैं। अब
ये बल्ब से लाइट आ रहा है, मान लिया ये बल्ब से जब लाइट यहाँ पर आएगा, इस प्रकार से आएगा लाइट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण, इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। ठीक, इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण, हिंदी में कहेंगे आपतित किरण। ओके, और अब ये किरण जब यहाँ पर आएगी तो क्या होगा, यहाँ से टकरा करके और वापस लौट जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ से वापस लौट जाएगी और इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, इसको कहा जाएगा परावर्तित किरण। ठीक है, रिफ्लेक्टेड, ठीक, इसको कहेंगे आपतित किरण और इसको कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम लोग इस मिरर पर, ये मिरर आपका हॉरिजॉन्टल है, इस पर यदि हम लोग क्या करें कि एक अभिलंब बना दें, मतलब कि एक हम लोग इस पर एक 90 डिग्री का, 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन खींच दें। ठीक, ये एक 90 डिग्री के एंगल पर लाइन खींच दिया हम लोगों ने प्लेन मिरर के क्या समकोण पर। ठीक, ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अभिलंब। ठीक है, अभिलंब कहा जाता है। ओके, इसको कहा जाता है अभिलंब। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसका दो नियम होता है। ठीक है, पहला जो नियम होता है वो ये कहता है कि ये जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, ये तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। ठीक है, प्लेन आप लोग मेरे हिसाब से समझते होंगे दोस्तों, चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्लेन मेरे हिसाब से आप समझते होंगे। प्लेन क्या होता है, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आप देखते हैं कि ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक, ये है आपका एक्स एक्सिस। तो ये क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस मिला करके ये एक्स वाई प्लेन बनाता है। ये क्या बनाता है, एक्स वाई प्लेन बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर इसी में मैं क्या करूं, जेड एक्सिस भी खींच दूं, यहाँ पर मैं जेड एक्सिस भी खींच दूं, तो चूंकि यहाँ पर दो ही एक्सिस था इसलिए केवल एक्स वाई प्लेन बना। अब मैंने क्या किया, जेड एक्सिस भी यहाँ पर खींच दिया। ठीक है, जेड एक्सिस भी जब हम खींच देंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं, यहाँ पर क्या बनेंगे, तीन प्लेन बन जाएंगे। ठीक है, पहला जो प्लेन बनेगा वो बनेगा एक्स वाई प्लेन, पहला जो बनेगा वो बनेगा एक्स वाई प्लेन, दूसरा जो प्लेन बनेगा वो बनेगा वाई जेड प्लेन और तीसरा जो प्लेन बनेगा वो होगा जेड एक्स प्लेन। तो यहाँ पर अगर तीन एक्सिस हो गया तो 1, 2 और 3 तीन प्लेन बन जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखते हैं नियम क्या है कि जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, ये तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। ठीक, तो पहला नियम उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा नियम कहता है कि ये अभिलंब के साथ जो आपतित किरण है, ये जो एंगल बना रही है, ठीक है, इसको हम लोग आई कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आई कहते हैं। ठीक, और ये जो अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण एंगल बनाती है, इसको हम लोग आर कहते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है आपतन कोण और इसको कहा जाता है परावर्तन कोण। और नियम क्या होता है कि जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो दो नियम मैंने जो आपको बताए वो इस प्रकार होंगे दोस्तों कि पहला जो नियम है आपका, एक मिनट में आपको बता दूं, पहला जो नियम है आपका वो क्या है कि आपका जो आपतित किरण है, जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है, जो अभिलंब है वो क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में होगा। और दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है, I = R, मतलब ये जो आपका आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक, तो ये दोनों आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। उम्मीद है आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दोनों नियमों के बारे में। ठीक है,
इसको और बनाना चाहता था, लेकिन आप लोग तो ज़्यादा देखते नहीं हो, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग थक जाते हो। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे गोलीय स्फेरिकल मिरर में चलेंगे और फिर देखेंगे कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर इत्यादि के बारे में, और उसमें इमेज कैसे बनता है, उसकी क्या प्रकृति होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो को रहने देते हैं इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि चैनल पर नए हैं। साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आने वाले वीडियो जो होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, जो मैंने समझाया वो समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया कॉन्सेप्ट, या फिर और कुछ करने की जरूरत है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे